हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट सेकंड। दोस्तों, इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है छठपूर्त की संविदा। छठपूर्त की संविदा क्या होती है? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 में छठपूर्त की संविदा को परिभाषित किया गया है। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। जैसे कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको जो हानि हुई है मैं उसको पूरी करूँगा, वो वचन देते हैं। ठीक है, छठपूर्त संविदा कहलाती है। आगे समझते हैं। इसी प्रकार इस संविदा में पक्षकारों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित होता है। एक पक्षकार जो बचाने या छठपूर्त की संविदा की प्रतिज्ञा करता है उसे छठपूर्त दाता कहते हैं। जैसे जिसने कहा ना कि मैं आपको परेशान ना होइए, मैं इसे छठपूर्त कर दूंगा, आपको बचा लूँगा, वो क्या कहलाता है? छठपूर्त दाता। तथा दूसरा पक्षकार जिसको छठपूर्त की जाती है उसको क्या बोलते हैं? छठपूर्त धारी कहते हैं। या समझ गए होंगे। इस प्रकार छठपूर्त की संविदा में छठपूर्त दाता यह प्रतिज्ञा करता है कि वह छठपूर्त धारी को अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे राम श्याम को उस कार्रवाई से हुई हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है। राम श्याम से कहता है कि वो जो कार्रवाई हुई है उससे मैं बचा लूँगा, प्रतिज्ञा करता है। जो कार्रवाई वंदना श्याम के विरुद्ध 2000 रुपये के संबंध में चलाएगा, मतलब जो वंदना है वो श्याम के विरुद्ध 2000 रुपये के संबंध में चलाएंगे, वह छठपूर्त की संविदा है। मतलब 2000 चलाएंगे, उसने कहा कि वो परेशान हो, मैं 2000 दे दूंगा, राम ने श्याम से कहा। ठीक है, वही होती छठपूर्त की संविदा। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है प्रत्याभूत की संविदा। गारंटी की संविदा क्या होती है, इसका समझते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत प्रत्याभूत की संविदा को परिभाषित किया गया है। प्रत्याभूत की संविदा से तात्पर्य एक ऐसी संविदा से है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा वचन के पालन या उसके दायित्व करने का वचन दिया जाता है। इस प्रकार इस संविदा 3 पक्षकार होते हैं। मतलब कोई भी संविदा हो रही है, ऐसी संविदा जो गारंटी वाली संविदा होती है, उसमें 3 पक्षकार होते हैं। जो 2 के बीच में हो रहे थे, एक बीच में गारंटर होता है, वही होती है प्रत्याभूत की संविदा। वो गारंटर ये लेता है कि भाई आप दोनों लोग कर लीजिए, अगर आपको कोई नुकसान होता है या कुछ दिनों में जो कर्जा ये वापस नहीं देते तो मैं आपको दूंगा, वही होता है गारंटर होता है। उसी के विषय में बताया गया है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, गारंटी देता है, प्रतिभू कहलाता है, गारंटर कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूत दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूत दी जाती है लेनदार कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। गारंटी या तो लिखित हो सकती है या मौखिक हो सकती है। अर्थात यह एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य पक्षकार व्यक्ति की चूक की अवस्था में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा पालन का उत्तरदायित्व लेता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में हो रही संविदा, उनको जो वापस करना है पैसा उसी का दायित्व लेते हैं, अपने ऊपर जिम्मा लेते हैं। सिंपल समझते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। का खा से 5000 रुपये उधार लेता है तथा उसे 3 वर्ष के भीतर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। का खा से 5000 रुपये उधार लेता है, उसे कहता है कि मैं 3 वर्ष के भीतर आपको वापस कर दूंगा। गा खा को यह वचन देता है, गा बीच में गारंटर है, कि यदि का 3 वर्ष के अंदर 5000 रुपये वापस नहीं करता तो वो 5000 रुपये वापस करेगा। कि अगर का 3 वर्ष के भीतर अगर नहीं करता तो गा कह रहा है कि मैं दूंगा आपको। गा तथा खा के मध्य हुई संविदा प्रत्याभूत की संविदा है। गा और खा के मध्य जो हुई है वो गारंटी वाली संविदा हुई है। ये आप समझ गए होंगे, प्रत्याभूत की संविदा। ये प्रश्न नंबर दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, उपनिधान के तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपनिधान क्या होता है इसको समझते बहुत अच्छे तरीके से। वस्तु या माप के कब्जे का एक व्यक्ति वस्तु के स्वामी दूसरे व्यक्ति को अंतरण। उपनिधान का सबसे आवश्यक तत्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तु के कब्जे का अंतरण है। इस प्रकार उपनिधान सिर्फ चल संपत्ति का हो सकता है। उपनिधान में वस्तु का स्वामित्व वस्तु के स्वामी के पास बना रहता है।
कब्जे का अंतरण, परिधान वास्तविक तथा विविक्षित दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा दे रखा है, वस्तु का परिधान इस शर्त के साथ होना आवश्यक है कि वस्तु उस प्रयोजन के पूरा होने के पश्चात उपनिधाता स्वामी या उपनिधान द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। यदि आवश्यक तत्व उपनिधान की संविदा को विक्रय तथा दान की संविदा से पृथक करता है, विक्रय तथा दान की संविदा में वस्तु का स्वामी परिधान होता है, परंतु उपनिधान में वस्तु का अंतरण या परिधान अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस शर्त पर होता है कि प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर वस्तु उपनिधान को लौटा दी जाएगी। ये उपनिधान के तत्वों का संक्षेप में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरवी, या समझते होंगे गिरवी रखना, कई लोग जानते हैं, सभी लोग मोस्टली सभी लोग जानते होंगे गिरवी के बारे में। तो इसको समझते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 172 में गिरवी की परिभाषा दी गई है। किसी ऋण को देने के लिए या किसी अन्य वचन के पालन के लिए प्रतिभूत के रूप में माल के उपनिधान को गिरवी कहते हैं। मतलब जैसे नहीं कि पैसा ले रहे हैं तो कुछ कहते हैं ना, गिरवी रख देते हैं कि उसके बाद जब मैं आपको पैसा लौटा लूँगा वो गिरवी चीज़ वापस लूँगा। तो इसके तत्व कुछ हैं। एक, वैध गिरवी के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? वस्तु का उपनिधान किया जाना चाहिए। वस्तु का उपनिधान ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन के प्रतिभूत के लिए किया जाना चाहिए। यह समझ गए होंगे गिरवी के विषय में। प्रश्न नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5वां, गुडविल क्या है? भाई बिजनेस के लिए गुडविल तो बहुत आ सकता है। आइए आज इसको समझते हैं। किसी भागीदारी फर्म का ख्याति उसकी संपत्ति ही नहीं अपितु अति महत्वपूर्ण संपत्ति है। एक भागीदारी फर्म अपने व्यापारिक जीवन में अपने भागीदारों के माध्यम से भागीदारों की ईमानदारी, उनके व्यापारिक कौशल तथा कार्य करने के ढंग के आधार पर व्यापारिक जगत में जो प्रतिष्ठा अर्जित करती है उसे फर्म की ख्याति या गुडविल कहते हैं। जैसे गोरखपुर में एक ज़माने में चौधरी स्वीट हाउस का मिष्ठान विक्रय तथा जलपान के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान था। इसकी मिठाई दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जैसे टाटा तथा बाटा के नाम भी गुडविल या ख्याति के उदाहरण हैं। गुडविल का अस्तित्व ग्राहकों के आकलन में निहित होता है। गुडविल का संरक्षक ग्राहकों का संरक्षक है। आप समझ गए, गुडविल होना चाहिए किसी बिजनेस करने के लिए। अगर आपके पास गुडविल नहीं है तो बिजनेस बेकार है, इसलिए गुडविल हमेशा होनी चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 5वां। छठा क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिकर्ता के कर्तव्य तथा अधिकार क्या होते हैं? आप एजेंट जानते होंगे, एजेंट के विषय में वही होता है अभिकर्ता हमारा। आइए इसको जानते हैं। अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अपने स्वामी के लिए अपने स्वामी की ओर से कार्य करता है। इस प्रकार अभिकर्ता स्वामी के लाभ के लिए स्वामी के हित में कार्य करे ऐसी अपेक्षा उससे रखी जाती है। मतलब जो एजेंट होता है वो स्वामी के हितों के लिए स्वामी के लिए कार्य करता है, वही हमारा अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता के कर्तव्य क्या क्या है इसको जानते हैं। एक, अभिकर्ता के उसके स्वामी के प्रति कर्तव्य या निर्धारण अभिकरण के लिए उनके मध्य संविदा की शर्तों के आधार पर निर्भर करता है, परंतु संविदा की शर्तों के अधीन रहते हुए एक अभिकर्ता का अपने स्वामी के प्रति निम्न कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से कर्तव्य होते हैं आइए इसको जानते हैं। स्वामी के आदेश तथा स्वामी के व्यापार की रूढ़ियों के अनुसार कार्य करने का कर्तव्य, मतलब जो स्वामी ने व्यापार के आदेश के अनुसार जो कहता है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्वामी द्वारा सौंपे गए कार्य को करने का कर्तव्य, जो स्वामी सौंपता है कार्य एजेंट को अपने, वो कार्य करना चाहिए। उचित तत्परता तथा कौशल प्रयोग करने का, स्वामी की संपत्ति के बिना अपने हित में कार्य ना करने का कर्तव्य। मतलब ऐसा नहीं कोई कार्य जैसे कहें कि पर्सनल हित हो रहा हो और स्वामी को हानि हो रही हो, ऐसा नहीं करना, एजेंट का काम ही नहीं होता है। गुप्त लाभ प्राप्त न करने का कर्तव्य, स्वामी के निमित्त प्राप्त राशियों को वापस करने का कर्तव्य, अपना कार्य किसी अन्य व्यक्ति को ना सौंपने का कर्तव्य। मतलब जो उन्होंने काम दिया गया है एजेंट को वही करें, भटके नहीं इधर उधर। ठीक है। अभिकर्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, जो उसकी मेहनताना होती है वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। राज को रोकने का अधिकार धारा 217 में दे रखा है। धारणाधिकार धारा 221 में दे रखा है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, अगर उसको कोई हानि होती है वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।
धारा 222, 223 में दे रखा है। प्रतिकर प्राप्त करने का अभिकर्ता का अधिकार धारा 225 में दे रखा है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। अभिकर्ता एवं स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर क्या होता है? अभिकर्ता तथा स्वतंत्र ठेकेदार दोनों ही मालिक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है और एजेंट, दोनों तो मालिक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अंतर होता है। अभिकर्ता जो एजेंट होता है मालिक के नियंत्रण में कार्य करता है, किंतु ठेकेदार मालिक के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। अभिकर्ता को मालिक समय समय पर निर्देश दे सकता है कि कार्य किस प्रकार किया जाना है। ठेकेदार स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से अपने कार्य करता है। मालिक को केवल उल्लिखित परिणाम में मतलब होता है। अगर अभिकर्ता द्वारा कार्य अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया है तो उसके दुष्कृत्यों के लिए मालिक उत्तरदायी होगा। मतलब जैसे वो जो मालिक ने आदेश दिया उसी के अनुसार जो एजेंट काम कर रहा है, अगर कुछ गलती भी जाती है उसका उत्तरदायी मालिक ही होगा। जबकि स्वतंत्र ठेकेदार जो होता है उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी नहीं होता। अगर कोई गलती करता है, कुछ भी अपराध करता है तो मालिक उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है भैया अपने आप में। अभिकर्ता जो एजेंट होता है श्रमिक रूप से कमीशन लेता है, उसका जो मेहनताना होता है वही लेता है, परंतु ठेकेदार मालिक व ठेकेदार के मध्य तय की गई अब निश्चित धनराशि प्राप्त करता है। मतलब जो उनके बीच में तय हुआ है कि भाई इतना शाम को 5,000 रुपये मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, वो तय सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां क्या है? भागीदारी और आवश्यक तत्व। भागीदारी क्या होती है? भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 भागीदारी शब्द की परिभाषा देती है। धारा 4 के अनुसार भागीदारी उन शक्तियों के मध्य का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है या चलाया जाता है। अब भागीदारी जानते हैं कि जैसे कि एक कोई बिजनेस है, उसमें कई लोग भागीदारी नहीं होते। भागीदारी के आवश्यक तत्व क्या है? भागीदारी के लिए कुछ व्यक्तियों के मध्य करार होता है। जैसे 3-4 लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनमें कुछ सबका अपना अपना परसेंटेज होता है, वही भागीदारी होती है। इस करार का उद्देश्य किसी कारोबार का संचालन होता है। तीसरा क्या है? करार के अंतर्गत करार के पक्षकारों में कारोबार के फलस्वरूप होने वाले लाभ को आपस में वितरित करने की सहमति की हो, मतलब जो लाभ प्राप्त होगा सबका अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। करार के अंतर्गत किए जाने वाले कारोबार का संचालन करार के पक्षकारों में एक या कई व्यक्तियों द्वारा उन सभी की ओर से किया जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 8, भागीदारी और उनके आवश्यक तत्व। समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 9 क्या है? विक्रय और आवश्यक तत्व। विक्रय के बारे में जानेंगे और उसके आवश्यक तत्व क्या है। किसी वस्तु का विक्रय एक प्रकार की संविदा है। इस संविदा में किसी निश्चित मूल्य पर एक पक्षकार किसी वस्तु का स्वामित्व दूसरे पक्षकार को आंतरित करता है या आंतरित करने का करार करता है। जैसे नहीं कि आप किसी को बेच रहे हैं तो एक प्रकार कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। नहीं, मैं 10 रुपये का दूंगा, आप कह रहे 9 रुपये में दूंगा, 9 रुपये आप कह रहे 9 रुपये में दूंगा, ये एक प्रकार कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 में परिभाषित की गई है। इस प्रकार विक्रय एक संविदा है जिसमें किसी मूल्य के लिए एक वस्तु में स्वामित्व वस्तु के स्वामी विक्रेता द्वारा किसी अन्य विक्रेता को आंतरित किया जाता है या भविष्य में वस्तु का स्वामित्व आंतरित करने का करार किया जाता है। विक्रय में संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। विक्रय के आवश्यक तत्व क्या हैं, इसको जानते हैं। उभयपक्षीय संविदा होनी चाहिए। कोई मूल्य या कीमती जिनका धन के रूप में होना अनिवार्य है। वस्तु में स्वामित्व का अंतरण या स्वामित्व के अंतरण का करार होना चाहिए। विक्रय की विषय वस्तु होनी चाहिए। ये हमारे विक्रय के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां और लास्टवां है आखिरी। शर्त तथा वारंटी में अंतर, इसको समझते हैं। शर्त माल की एक महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक अनुबंध होती है, जबकि गारंटी माल विक्रय की संविदा का संपार्श्विक अनुबंध होता है। शर्त उल्लंघन व्यतीत पक्षकार को माल वापस कर मूल वापस पाने का अधिकार देता है, जबकि वारंटी के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार सिर्फ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। शर्त के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह संविदा को निरस्त कर सके, जबकि वारंटी के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार विक्रय की संविदा का विखंडन नहीं कर सकता।
वह सिर्फ क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। आप समझ गए होंगे शर्त एवं वारंटी के अंतर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।